नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसके मामले कहीं ना कहीं दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। नए मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस खतरनाक बीमारी से भारत भी अछूता नहीं है। हम बात करेंगे कैंसर की और खासकर महिलाओं में होने वाले कैंसर की। ये समस्या तेजी से अपने पैर पसार रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो 2019 का जो आंकड़ा हमारे सामने है उसमें लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे और इसी साल 9 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, जो एशिया में दूसरे नंबर पर है। खासकर भारत में पिछले कुछ समय से कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रही हैं। इसके कई प्रकार होते हैं जिन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने की वजह से उन्हीं के नामों से जाना जाता है। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओरल कैंसर भी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। आयुष्मान भव में आज हम कैंसर को लेकर बढ़ाएंगे जागरूकता और जानेंगे कि कैंसर से बचाव, इलाज और सावधानियां ऐसी क्या हैं जिन्हें लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। और इन सब पर बारीकी से बात करने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज शर्मा, जो कि कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा और शुक्रिया। आज हम विस्तार से समझेंगे, कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे और तमाम ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर शर्मा के जरिए ध्यान देने वाली हैं। हम चाहेंगे कि जो भी सलाह और सुझाव आज दिए जाएं उन्हें आप ध्यान से सुने। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अमिता सुनेजा जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं और स्त्री रोग विभाग की HOD हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुनेजा। तो आइए चर्चा करते हैं, पहले बेसिक्स समझते हैं। डॉक्टर शर्मा, कैंसर की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर बहुत डर लोगों के मन में रहता है कैंसर का नाम सुनते ही। थोड़ा मैं चाहूँगी थोड़ा बेसिक्स आप पहले बताएं, कैंसर है क्या और क्यों भारत में महिलाएं इसकी चपेट में ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, कैंसर जब कभी चोट लगती है तो घाव भर जाता है और फिर वो जगह नॉर्मल हो जाती है क्योंकि सेल मल्टीप्लाई करके रुक जाती हैं। पर कैंसर में क्या होता है कि किसी प्रकार का यदि इरिटेशन है, चोट है या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेल्स को इरिटेट करते हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं और वो मल्टीप्लाई करती हैं और फिर वो रुकती नहीं है। सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में, द्विगुणन में एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि जब काम पूरा हो जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन अपने आप रुक जाता है। पर कैंसर में ये नहीं होता है और इसके कई कारण भी हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये बढ़ता चला जाता है और यदि समय पे इसका उपचार नहीं किया गया, इसे रोका नहीं गया, तो फिर ये आसपास के स्थानों में पहले अपने जड़ें जमाता है और फिर वहाँ से वो अलग डिटैच होके और सारे शरीर में खून के रास्ते से या लिम्फेटिक के रास्ते से फैलना शुरू करता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनेजा, अब बात अगर महिलाओं में कैंसर की करें तो ऐसे कौन से कैंसर हैं जो ज़्यादा देखे जाते हैं महिलाओं में, भारत में खासकर? महिलाओं में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। और कोई टाइम था जबकि सर्विक्स का कैंसर नंबर 1 होता था भारतवर्ष में, लेकिन अब सर्विक्स, जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी बोलते हैं, उसका थोड़ा जो दर है कम हो गया है, लेकिन ब्रेस्ट नंबर 1 हो गई है और पूरे विश्व में भी महिलाओं में ब्रेस्ट नंबर 1 कैंसर है। नाउ सर्विक्स ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर क्यों कम हुआ? क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम होने से पहले पकड़ सकते हैं और अगर जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छा है, तो क्योर है। सो सर्वाइकल कैंसर का अब थोड़ा इंसिडेंस कम हो गया है। और उसके बाद अगर हम देखें, तीसरे नंबर पे आता है अंडेदानी का कैंसर। और अंडेदानी के ओवरी बोलते हैं उसे हम, 2 ओवरीज होती हैं हमारी बॉडी में। और फिर उसके बाद महिलाओं में ओरल कैविटी का कैंसर, ओवेरियन कैंसर चौथे नंबर पर है। फिर उसके बड़ी आंतरिक कोलन का कैंसर, जो कि पुरुषों में काफ़ी कॉमन है, महिलाओं में वो 5वें नंबर पर है। फिर उसके बाद बच्चेदानी का कैंसर, जिसे यूट्रस कैंसर बोलते हैं, आप कह सकते हैं, महिलाओं में है। ठीक है, तो ये जो बड़े कैंसर के बारे में आपने बताया है। डॉक्टर शर्मा, जब देखिए तो आम कैंसर जैसे आप लोगों ने बताया ब्रेस्ट कैंसर है और करीब करीब 27% मामले, 26 से 27% मामले ब्रेस्ट कैंसर के ही आते हैं।
जैसे बात हुई कि पहले सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 पे था, लेकिन कई कारणों से अब वो नीचे है क्योंकि वो समय पे पकड़ लिया जाता है, उसको प्रिवेंशन भी उसको में काफ़ी है। ब्रेस्ट कैंसर के जो बढ़ते मामले हैं उनके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि मातृत्व का दायित्व, एक शब्द में यूज़ करता हूँ कि लेट मैरिजेस होती हैं, बच्चे देर से करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, और फिर उनको ब्रेस्ट फीडिंग को लेके प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है जो हम ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास महानगरीय कैंसर लेखागार के आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। हमारी पैठ अभी बहुत सारे हिंदुस्तान के क्षेत्रों में कैंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री वाले, पर बहुत सारे केसेस अभी भी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये महानगरीय कैंसर लेखाकारों के अनुसार, क्योंकि महानगरीय महिलाएं जो हैं वो उनकी जो आदतें हैं जिन्हें हम सेडेंट्री हैबिट्स कहते हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, शरीर पे चर्बी बहुत ज़्यादा है, भोजन में क्या कहते हैं बड़ी दुर्व्यवस्था है, हाई एनर्जी फूड है। होता यूँ है कि जब शरीर में चर्बी इकट्ठा होती है, चर्बी में एक हार्मोन होता है महिलाओं का, इसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, वो वहाँ डिपॉजिट होता है। और ईस्ट्रोजन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि जब कैंसर का इलाज करते हैं तो उसमें एंटी ईस्ट्रोजन करके एक हार्मोन की थेरेपी दी जाती है। तो ये ओबेसिटी है, एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फूड्स और फूड पॉल्यूटेंट्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर जीवन यापन पद्धति इतनी बदल गई है उसके कारण ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये हरदम कहूँगा कि जागरूकता की हरदम कमी रहती है। आप बताने जाओ, कैंसर स्क्रीनिंग की बात है, अभी मैं एक देख रहा था किसी हॉस्पिटल ने कैंसर स्क्रीनिंग के ऊपर एक छोटा सा वो दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अब आप उसमें कमेंट्स देखिए, ये लूटने का है, इससे कैंसर हो जाता है। कैंसर स्क्रीनिंग कराना नहीं चाहते हैं लोग। तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि जागरूक हैं तो अपने परीक्षण कराने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा लक्षण कब होगा, क्योंकि कैंसर के लक्षण जो है ना वो बहुत सारे कॉमन लक्षणों जैसे होते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनेजा, जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी बताया है कि अवेयरनेस की कमी और जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं आज के समय में वो सबसे बड़ा कारण है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे कंट्रोल में नहीं है। आपकी चॉइस है कि आप लेट मैरिज करना चाहते हो, बच्चे लेट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है उसके प्रिवेंशन को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हमें अपने जीवन शैली में ऐसा क्या बदलाव करना है ताकि ख़ास तौर से ब्रेस्ट कैंसर छू ना सके हमें? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। अब उसमें डेली एक्सरसाइज, एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज करिए कि 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज़ ए वीक। 150 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते में, और ऐसे नहीं कि आपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए धीरे वॉक करके, 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आपका वेट कम होएगा, तो अपने वेट वज़न को मेंटेन रखिए। दूसरा है कि आप अपने अल्कोहल कंजम्पशन, हम सोचते हैं कि लड़कियां शराब नहीं पीती, ऐसा नहीं है। बहुत सोसाइटी बदल चुकी है, हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं। तो अल्कोहल को मिनिमम 1 a वीक अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उसे ज़्यादा नहीं सेवन करिएगा। और फिर अपना जो आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस है, ओबेसिटी कितनी कम करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। 80 सेंटीमीटर से आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस कम होना चाहिए। आपने ठीक कहा कि पर्सनल चॉइस है, आप कब शादी करना चाहते हैं और कैसे। तो अपना एक और चीज़ है कि अगर चेंज नहीं करते देन दे शुड बी अवेयर कि और रिस्क फैक्टर्स के हैं। 10 से 15% में फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवरी के कैंसर की। ऐसे केसेस में एक जीन म्यूटेशन पाई गई है, ब्रेका
जीन म्यूटेशन बोलते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फर्स्ट मदर को हो चुका है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हो चुका है, या मेल मेंबर्स में पैनक्रियाटिक और प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाइए। और इसका काउंसलिंग से अगर जिनको ये जीन म्यूटेशन पॉजिटिव आती है, उनके लिए हमारा रिस्क रिडक्शन कहते हैं हम पॉलिसीज़ हैं, तो उनको काउंसल करके हम उनकी समय से पहले उनको कुछ एडवाइस कर सकते हैं। या एक आपने सुना होगा, बड़ी फेमस अभिनेत्री हैं एंजेलिना जूली, जो कि जूइश रेस से बिलोंग करती हैं। उनकी मदर को ओवेरियन कैंसर हो गया था, तो उन्होंने अपनी ये जांच कराई और ये पाया कि उनका ब्रेका पॉजिटिव है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया दुनिया में, अपनी ब्रेस्ट मेस्टेक्टमी करा के, और उसमें रिकन्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उनके करियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने अपनी ओवरीज भी निकाली। तो अगर ऐसे केस में जहाँ 40% चांस है कि उनको कैंसर हो जाएगा, तो उस केस में हम सर्जरी भी कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क। सो ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर अपनी। पर ज़्यादा जेनेटिक कैंसर्स नहीं होते, ज़्यादा लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं। और दूसरा अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसको हम कैसे जल्दी पता करें, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। जो आपने बात बताई है ना जेनेटिक्स की, तो डॉक्टर शर्मा, ये भी लोगों को समझ में कम आता है अभी कि अगर मेल मेंबर में फैमिली के कैंसर रहा है, तो हो सकता है कि फीमेल को भी कैंसर हो जाए। इसका किसी सेक्स से या लिंग से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, जीन्स होती हैं। हाँ, मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर रहा है किसी के पिता को, या हाँ, जी, वो जीन ट्रांसफर होती है। ये नहीं है कि मेल को अगर हुआ किसी को मेल को कोई मान लीजिए टोबैको रिलेटेड कैंसर है, तो इसका मतलब फीमेल में यदि मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर होता है, तो उसके दूसरे कारण होंगे। यद्यपि सर्वाइकल कैंसर में होने में टोबैको भी एक कॉज है। जैसे हम बिहार में देखते हैं कि वहाँ से इतने सर्वाइकल कैंसर की फीमेल्स आती हैं, और सबसे बड़ी वरी ये है कि आगे आने वाली जनरेशन, क्योंकि खैनी गुटखा फीमेल खा रही है और उसको पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस तो बाद में होगा ना, तो वो उस समय गुटखा खा चुकी होती है, और उसके ऊपर भ्रूण के ऊपर या बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रमुख रूप से यदि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में पहले पुराने ज़माने में एक वो वंशावली बनाई जाती थी, कारण ऑफ मृत्यु क्या है ये करके। हमें ये चीज़ का हरदम ध्यान रखना है कि घर में किसी को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो थोड़ा सा जागरूक रहें। सवाल डॉक्टर साहब ने कहा है ब्राका जीन्स का सवाल, इसके ऊपर एक बड़ा भारी प्रश्न होता है। तो क्या यदि हम ब्राका जीन का टेस्ट करा लें, तो क्या फिर हम हरदम से एक भय के वातावरण में जिए कि साहब अरे मेरे तो ब्राका पॉजिटिव है, मुझे तो हो गई होगा? ऐसा नहीं है। अच्छा, जब आपको पता लगता है, जैसे हम सिगरेट स्मोकर के बारे में कहते हैं कि भाई तू खैनी खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, इसलिए तुझे जागरूक रहना है कि तू अपना नियमित परीक्षण कराए। तो इसी प्रकार से यदि ब्राका का वो है, तो दूसरे अन्य कारण है, जैसे हमने ओबेसिटी का कहा है, लाइफस्टाइल कहा है, एक्सरसाइज का है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो पॉजिटिव जीन को भी फाइट कर सकता है। तो अपने बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म को, जो इम्यून प्रकार रोग प्रतिकार क्षमता है, उसको हम कम ना होने दें और अपने ऊपर जागरूक रखें हरदम। और इसमें स्तन के स्वयं परीक्षण का बड़ा महत्व है। देखिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में हम हरदम कहते रहते हैं कि सर्जरी ओपीडीज़ में, गायनी ओपीडीज़ में एक छोटी सी लीफलेट होती है जिससे कि महिला स्वयं अपने स्तन का परीक्षण कर सकती है। कोई गिल्टी है तो उसकी जानकारी, ऐसा नहीं होता हर गिल्टी कैंसर हो, बहुत ही शायद 10 से 15% गिल्टियाँ हो सकता है कैंसर हो। तो स्तन के स्वयं परीक्षण होने की बात बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि महिला में होने वाले रोग और उनके होने वाले रोगों के बारे में अब विदेशों में भी, और हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, पुरुषों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो महिला के कंप्लेंट्स और सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें, उनकी लापरवाही ना करें, उनको तुरंत जाके दिखाएं और चेकअप कराएं। बिल्कुल, क्योंकि कैंसर के मामले में भी जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा
इलाज कहीं ना कहीं हो सकता है। डॉक्टर सुनेजा, ये बातें तो हो गई, मैं थोड़ा सा कनेक्शन उसका भी समझना चाहूँगी कि जैसे बात हुई कि लेट मैरिजेस की या ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर जागरूक होना भी ज़रूरी है। क्या कुछ इस तरह के आंकड़े हैं कि जो महिलाएं देर से बच्चे पैदा करती हैं या जो संतान नहीं पैदा करती या जिनकी देर से शादी होती है, क्या कोई अनुपात ऐसा रहा है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज़्यादा होते हैं? ये देखा गया है? रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, हर कैंसर के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर के लिए देखा है, जितना अगर लेट मैरिज है और या बच्चे देर से पैदा कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे, तो और अगर हम हार्मोन्स कई बार लेते हैं, कंट्रासेप्शन वगैरह के 10 साल से ज़्यादा ले लिए जाएं, तो उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन और ये भी देखा गया है कि अगर हम सर्विक्स का कैंसर लेते हैं, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा जो है, तो उसमें तो अगर हम जल्दी शादी हो जाए तब कैंसर, वो वाला कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये तो एक बैलेंस रखना है हमें। ठीक है, तो बिल्कुल। और जिस वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, हाँ। डॉक्टर शर्मा, वो जल्द ही वैक्सीन हमारे सामने होगी कैंसर प्रिवेंशन को लेकर, ये बड़ी उसको लेकर, हाँ, उसे लेकर आप थोड़ी जानकारी दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ की घोषणा कर रहे थे कि हमने कोविड की वैक्सीन बना ली है, तो एक दिमाग में कीड़ा चला कि इस बंदे को चिट्ठी लिखी जाए कि यार आप कम से कम इसकी HPV की वैक्सीन बनाइए, किसी तरह से पता खोज खाज के। वो जो पारसी जेंटलमैन है जो बनाता है, उसको हमने किसी तरह से कांटेक्ट करके चिट्ठी लिखी कि भाई आप बेस्ट जो अवेलेबल है। देखिए, जो वायरस सर्वाइकल कैंसर कराता है, पहले एक वायरस की वैक्सीन बनी, फिर 2 की बनी, फिर 4 की बनी, फिर मैं शायद मिलान की कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ पे वो नोनावेलेंट, मतलब 9 वायरस, क्योंकि ये वायरस जो है ना आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। यदि मान लीजिए वायरस ए की वैक्सीन आपने लगाई और वायरस 2 से इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरस ए की वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आगे बात बढ़ाएं कि नोनावेलेंट वैक्सीन का हमारे देश में बनाएं और उसको कंपलसरी करा दें। हम अक्सर, मैडम की बात मैं मुंह से ले रहा हूँ, हम अक्सर क्या कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम यदि स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो लोग भाग जाते हैं, टेस्ट नहीं कराने आते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग के लिए मैडम का डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस, जहाँ पे हिंदुस्तान की एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन की महिलाएं आती हैं, वो फॉलोअप के लिए आती हैं, अपनी कंप्लेंट्स के लिए आते हैं। यदि हम उनकी स्क्रीनिंग उस वक्त कर सकें तो हमें काफ़ी कुछ पता लगेगा और उनको उस वक्त वैक्सीन के लिए हम तैयार कर सकें या वैक्सीन लगाएं। इसके अलावा अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो हमारे देश में एक बड़ा गंदा कल्चर आ गया है और उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि स्कूल एज में ही बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए शायद इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी ने बच्चों के लिए वो HPV वैक्सीन के रिकमेंडेशंस भी डाल दिए हैं कि, और इसमें महिला को वैक्सीनेशन करो, महिला को नहीं, महिला और पुरुष दोनों का वैक्सीनेशन होना है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्कूल बॉयज़ की जब वैक्सीनेशन शुरू किया, तो वहाँ पे स्कूल बॉयज़ के जो जेनाइटल्स के ऊपर वाट होते थे वो एकदम गायब हो गए। और अब तो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो उन्हें चूँकि वैक्सीन बेचनी है, तो वो हर तरह के मेथड्स निकाल रही हैं कि साहब लड़कों में हो, स्किन डिजीज़ वालों के लिए वैक्सीन निकाल दी उन्होंने, और तरह तरह की चीज़ों के लिए वैक्सीन निकाला। तो वैक्सीन का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और कम से कम सर्वाइकल कैंसर पे सर्जिकल स्ट्राइक शायद मुझे लगता है कि नॉनावेलेंट वैक्सीन हमारे देश में बनने लग जाए तो काफ़ी हद तक सफल होंगी। बिल्कुल डॉक्टर सुनेजा, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगी ज़्यादा आप डिटेल्स इसे लेकर बताएं, क्योंकि 9 से 16 साल तक की ही उम्र है जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी जल्दी आने वाले महीनों में। क्या क्या बीमारियां कवर होंगी, कैसे होगा, आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि WHO ने ये बात कैंसर सर्विक्स को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर किया है। अच्छा। और उन्होंने ये सुगंध ली कि 2030 तक हमें एक सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करना है। और उसके लिए उन्होंने 3 प्रॉन्ग्स दी। पहला कि 90% ऑफ द गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 to 15 ईयर्स
शुड बी वैक्सीनेटेड बाय HPV वैक्सीन, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले ही उसकी प्रिवेंशन हो जाए। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 70% मरीज़ों को हम स्क्रीन कर लेते हैं, अब कैंसर सर्विस को कैसे स्क्रीन करते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट कराएंगे, या तो हम सिर का जांच करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं, और या फिर हम HPV टेस्टिंग करेंगे। सो अगर इनमें से किसी से भी कर लें और 2 बार ज़िंदगी में, एक 35 साल की उम्र में, एक 45 साल की उम्र में, तो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अगर जिनको कैंसर हो जाता है, अगर हम उनको जल्दी जांच कर लें, और या जिनको हो चुके हैं, 90% ऑफ द वुमेन जिनको कैंसर हो चुका है उनको हम ट्रीटमेंट दे दें, तो बाय 2030 वी शुड बी एबल टू एलिमिनेट इट। लेकिन भारत इसमें थोड़ा पीछा है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी नेशनल प्रोग्राम में नहीं आया, जैसे सर ने बताया। रिमोट एरियाज है जहां उतना अवेयरनेस अभी है। और हमारा जो अपनी इंडिजिनस वैक्सीन है अपने भारतवर्ष में तैयार है, और सर्वावैक के नाम से है, वो क्वाड्रीवेलेंट है, उसमें 4 वायरस स्ट्रेन्स हैं, 2 टीके ज़िंदगी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि आप अगर 2 टीके लेते हैं 9 साल से 15 साल तक, 6 महीने के अंतर में कैंसर होने से बच सकता है। 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज़ बिकॉज ऑफ HPV इन्फेक्शन, जो कि एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अगर ये हम 26 साल तक भी दे सकते हैं, तो इसको बेटर है कि अगर हम 9 से 15 में देते हैं तो 2 डोजेज देनी पड़ती है, उसके बाद हमें 3 डोजेज देनी पड़ेंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जल्दी ये वैक्सीन जो है वो हमारे देश में सबके सामने होगी आने वाले महीनों में, और इसे लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़रूर ये 9 से 15 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगानी है, और 6 महीने में 2 वैक्सीन लगनी है, तो ये बहुत बड़ा बचाव होगा कैंसर के खिलाफ कहीं ना कहीं। डॉक्टर शर्मा, इसके अलावा और बाकी कैंसर्स की बात करें, अगर हम महिलाओं में, हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, सर्वाइकल कैंसर की बात की, इसके अलावा और कौन से कैंसर हैं जो आम हैं, जिन्हें लेकर अभी अवेयरनेस बिल्कुल ना के बराबर है? देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो बात हो ही रही है। 2 कैंसर्स महिलाओं के ऐसे हैं जो धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी हद पार कर ली है। ब्रेस्ट कैंसर जिस कारण से होता है उससे लगभग मिलता जुलता कारण एंडोमेट्रियल, मतलब यूट्रस मेन बॉडी का कैंसर है, वो भी इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रही हैं। और वहाँ पे डॉक्टर साहब जानती हैं कि ऑपरेशन करने में, क्योंकि साधारणतः ये महिलाएं बहुत मोटी होती हैं, स्थूल काया होती हैं, और ऑपरेशन करने में कितनी दिक्कत आती हैं, और उनका डायग्नोसिस भी लेट होता है क्योंकि वो ज़्यादा एल्डरली में होती हैं और एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, तो उस तरीके। और दूसरा है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर हर एज ग्रुप में आ रहा है, मतलब 30 इयर्स की एज। और ये जो है, सर्वाइकल कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर में लंप है, सर्वाइकल कैंसर में ब्लीडिंग है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है, उस तरह के सिम्टम्स हैं। ओवेरियन कैंसर में कोई सिम्टम नहीं है, उसको थोड़ा बहुत भूख नहीं लगना, थोड़ा सा अपच है, पेट का फूलना, और ये सब तो कॉमन सी बातें हैं। इसलिए ओवेरियन कैंसर जो है वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं, और लेट स्टेज में आने के कारण क्या होता है कि फिर तो उनका जीवन बहुत कम सा रह जाता है। मैं कहने में बड़ी हिचक हो रही है, जब यद्यपि डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट में तो ओवेरियन कैंसर पे बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छी ऑपरेशंस करके, जिसको R0 कहते हैं, रिसेक्शन 0 की बिल्कुल ही निकाल दिया। या तो हम कीमोथेरेपी दे देते थे, फिर ये ऑपरेट कर देती थी, या ये ऑपरेट करने के बाद हम कीमोथेरेपी दे के ये पेशेंट्स काफ़ी जीवन जी लेते थे। मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब तो बताएंगी ही इसके बारे में। ये जो आपने गांव दूर दराज की बात की ना, इस चीज़ को हम लोकसभा टीवी में विशेष रूप से बार बार मेंशन कर रहे हैं कि विकसित देशों की तरह से जैसे उन्होंने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया है, आपने कोविड को डिक्लेयर किया, डेंगू को डिक्लेयर, कैंसर को यदि हम नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर कर दें, और इस प्रोग्राम को सुनने वाले हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर साहब हैं, तो कृपया ये स्टेट इशू है, कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ को यदि आप डिक्लेयर कर दें, तो आंगनवाड़ी लेवल पे, प्राइमरी स्कूल सेंटर पे जो एक जागरूकता जाएगी, वहाँ से शुरू होगा अर्ली डिटेक्शन। कोई सिम्टम, मुंह में घाव लेके आया, अरे चले जाओ, अरे
महिला को ब्लीडिंग हो रही है 2 मासिक धर्म के बीच में, अरे ठीक है इलाज, वो नहीं, उसको एग्जामिनेशन होगा, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सेकेंडरी सेंटर और सेकेंडरी से टर्शियरी सेंटर पे भेज के समयानुसार इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। शुरू में जब हमने इसको बात करने की कोशिश की तो कई लोगों ने ये कह दिया कि अरे हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारे पास इतने कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, इतना सारा क्राउड आ जाएगा। अरे क्राउड आ जाएगा तो उसमें कुछ तो क्योरेबल होंगे, झटपट इलाज वाले। मैडम बताएंगी झटपट इलाज क्या होता है। उन्होंने सिरके वाला टेस्ट बताया, दिखाई दिया, वो बिजली के लूप से वो कर दिया, डिटेल में मैं नहीं जाता। और अर्ली स्टेज कैंसर क्योर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज हो क्योर हो जाता है। तो कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करने की हमारे देश में परम आवश्यकता है। अब हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे कैंसर सेंटर्स भी आ रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो इन मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर साहब ने कहा कॉल्पोस्कोप आ जाएगा, मैमोग्राम आ जाएगा, रेडिएशन थेरेपी की मशीन आ जाएंगी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये कैंसर का इस समय इतना शोर मचा हुआ है ना, उसके लिए हमें बहुत सीरियसली करना। उसका पहला स्टेप ये है कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर करें और फिर हमारे मेडिकल कॉलेजेस को कैंसर डिपार्टमेंट से इक्विप करें। बिल्कुल। और तीसरा जो सबसे अहम कदम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और वो अस्पताल तक, डॉक्टर्स तक चलकर जाएं और अपनी जांच करवाएं अगर किसी भी तरह का सिम्टम दिखता है, या फिर समय समय पर जैसा आप लोग बताते हैं जांच करानी चाहिए। और संसद टीवी यही अवेयरनेस लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर सुनेजा, जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात की ओवेरियन कैंसर को लेकर ख़ास तौर से, और उन्होंने बड़ी बात कही कि ये ऐसा कैंसर है जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। आपके सामने जो मामले ज़्यादातर आए हैं उनमें क्या पता लग रहा है, किन लोगों को वो ज़्यादा हो रहा है, किस एज में ज़्यादा हो रहा है, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि कहीं ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है? तो ओवेरियन यंग एज में वुमेन कैंसर काफ़ी रेयर है। अगर होता है तो अंडेदानी ओवरी का ये कैंसर है, जेनाइटल कैंसर में से। एंड एक बात मैं अभी इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, ये मैं कहना चाह रही हूँ, यंग एज में जब हम मरीज़ को देखते हैं और वो कैंसर प्रूव हो जाता है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। बिकॉज ये एज है, उनको आगे पूरा शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो हमें उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनको हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट देते हैं। उनके आजकल सुविधा है, अंडा भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके एम्ब्रियोज प्रिजर्व किए जाते हैं, ओवरी प्रिजर्व की, तो ये सुविधा हम उनको स्पेशलाइज सेंटर में रेफ़र करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट एज के हिसाब से की जाती है। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि ये इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं पर बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं और बड़े लेट आते हैं। बाय द टाइम ओवरी एक बादाम के साइज़ की होती है और वो ये हमारे पेल्विस में होती है, पेट में नहीं होती। जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो पेट में जब आती है तो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, तो इसलिए लेट पता चलती है। और दूसरा, और इस बात में अगर हम सर्विक्स और ब्रेस्ट देखें, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बड़े आराम से एग्जामिन किए जाते हैं। ओवरी को एग्जामिन करना क्लिनिकली थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, जब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, भूख ना लगना, पेट का डिस्टेंशन, फूल जाना, तो और जल्दी पेट भर जाना खाना खाने से, और वज़न का लॉस, वो भी एक लेट सिम्टम है। तो इनको सिम्टम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पर किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए। आज का मैसेज ये होना चाहिए, अगर आपको भूख नहीं लग रही और 1 महीना हो गया है, आप देख रहे हैं आपके वज़न भी कम हो रहा है, पेट फूल रहा है, तुरंत आप अपने हेल्थ सेंटर में दिखाइए। ये कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है। चीज़ मैं PCOD, PCOS को लेकर कहना चाहूँगी, महिलाओं में ये समस्या भी आम है। कोई संबंध इसका है क्या कैंसर से? यस, PCOS एक बड़ी कॉमनली डायग्नोज डिजीज़ है। काफ़ी टाइम तो यंग गर्ल्स में ये बिना अभी इसको ऐसे ही लूजली लेबल कर दिया जाता है, पर अगर ये डॉक्टर पूरी जांचें करके लेबल करते हैं, PCOS कहते हैं, इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, उसको यूट्राइन कैंसर होने का ज़्यादा चांस होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर जो डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था। और लेट एज में ओवेरियन कैंसर का मिनिमल रिस्क ज़्यादा हो सकता है, पर ज़्यादा यूट्राइन कैंसर होने का रिस्क होता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, वो बड़ी, अगर आप उसका इलाज कराते हैं तो अंडर कंट्रोल में है। आपकी साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हो गई हैं, फिर उसको हमें चेक करना पड़ता है। तो फिर उसमें अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है। और डॉक्टर शर्मा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कैंसर के नाम से बहुत घबराहट और बहुत डर होता है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वो भी आपको
खाती है, तो उससे दूर रहना है। थोड़ा मुझे बताइए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आज हमारे पास हैं और कैंसर से क्या उतना डरने की ज़रूरत है अब? देखिए, जो डरा सो मरा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी हमारे पास कैंसर की थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी के अलावा अब हमारे पास एक ऑन्कोसाइकेट्रिस्ट आ गए, जो साइकेट्रिस्ट हैं अच्छे हॉस्पिटल में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि मरीजों की प्रॉब्लम समझ करके जो उनके पर्दे के पीछे, मनस पटल के पीछे, जिसको हमारे पास टाइम नहीं होता इतने मरीज देखने का, उसको वो हैंडल करके और समस्याओं का समाधान करते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। इसलिए ये अब आवश्यक हो गया है कि साइकेट्रिस्ट की शॉर्टेज है हमारे देश में, सब इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं, पर क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी कुछ साल पहले तक मेरी नॉलेज में शायद दिल्ली में एक था, एक बेंगलोर में था और एक शायद रांची में था। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हमें उनको बढ़ाना और ट्रेन करना है, जिससे कि वो आराम से मरीज़ की जो संभावनाएं हैं, सोच है, उसको बदल सकें। जहाँ तक कैंसर के इलाज का सवाल है, अभी तो एडवांस डिजीज़ कैंसर को भी लोग कहते हैं कंफर्टेबल प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ कहते हैं, जी सकता है। इतनी नई मेडिसिन्स निकल आई हैं, इतनी सर्जरी की नई टेक्निक्स निकल आई हैं। पहले अरे रेडिएशन लगेगा तो ये हो जाएगा, अब रेडिएशन की ऐसी ऐसी मशीन्स निकल आई हैं कि वो ट्यूमर को रिकॉग्नाइज करती है मशीन और बस वहीं दागती है, अगल बगल का ऑर्गन बच जाता है। ऐसे ही कीमोथेरेपी की ऐसी मेडिसिन्स निकल आई हैं, अरे कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, ये होगा। कीमोथेरेपी की ऐसी ड्रग्स निकल आई हैं कि कैंसर सेल के ऊपर जाके वो बस अटैक करती हैं और बाकी ऑर्गन्स फ्री रहते हैं। सर्जिकल के ऐसी टेक्निक्स हो गए, लंबे चौड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक इक्विपमेंट है, दा विंची करके कहते हैं, वो हमारे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी पड़ा हुआ है, तो उससे सर्जरी कर दी जाती है। तो टेक्निक्स इम्प्रूव कर गए हैं, मेथड ऑफ डिटेक्शन इतना बढ़ गया है। देखिए, जो हमारे सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली ऐसे हैं कि तब तक रोग काफ़ी बढ़ा चुका होता है कि नहीं। पर अब ऐसे मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और टेस्ट आ गए हैं कि बेस्ट चीज़ तो यही हो ना कि कैंसर का निदान, डायग्नोसिस तब हो जाए जब उसके सिम्टम्स ही ना पैदा हों। तो अब ब्लड एग्जामिनेशंस ऐसे आ गए हैं जिनसे शायद आने वाले समय में लोग वो रेगुलर हो जाएंगे कि आप उनको करा के आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जी ये पॉसिबिलिटी है, तो आप इन चीज़ों से सावधान रहिए और उनसे बचिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ, पॉल्यूशन होता है, इतना हंगामा, लंग डिजीजेज हो गई, ऐसा हो गया। अरे सबसे बड़ा किलर तो टोबैको है इस देश में, उसके बारे में कुछ समय कोई नहीं बात करता। हाँ, 30 सिगरेट टोबैको स्मोकिंग हो रही है, पर टोबैको किल्स पीपल। आप सोचिए, यदि आप नेशनल कैंसर रजिस्ट्री का डेटा में जाइए तो उसमें अलग एंटिटी है, TRC, टोबैको रिलेटेड कैंसर्स। वो तो कैंसर्स हैं जो किल कर रहे हैं, पर उसके अलावा टोबैको रिलेटेड डिजीजेस, TRD। तो टोबैको के ऊपर हम पिछले 50 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर्स की बातें कर रहे हैं। काउंसलिंग करने के बाद भी कोई छोड़ता तो है नहीं। देखिए, सच्चाई ये है, हमने काफ़ी को तो टोबैको है। इन सब चीज़ों के ऊपर यदि हम कर्व कर लें, लाइफस्टाइल के बारे में मैडम ने इतनी बढ़िया बात ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताई, उन सब के ऊपर ध्यान दें और मीडिया हमारे प्रोग्राम्स और रिपीटेडली करे, बिल्कुल, जिससे कि हम अवेयरनेस और फैला सकें। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं आप बताने के लिए। मैं चाहूँगी पॉइंट्स में अगर डॉक्टर सुनेजा आप बताएं, जैसा डॉक्टर शर्मा ने भी जिक्र किया है, जाते जाते मैं चाहूँगी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज से ही हर उम्र की महिला या मैं कहूँ लड़की को ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है और कैंसर से बचाव के खिलाफ वो सबसे बड़ा कदम होगा? सबसे पहला मेरा मैसेज ये होगा कि कैंसर वर्ड से मत डरिए। अब कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। 100% क्योर रेट्स अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए, और अगर लेट भी डिटेक्ट होता है, आजकल ये क्रोनिक डिजीज़ है, सो इसको ऐसा नहीं है कि हर केस में ये जानलेवा डिजीज़ है। तो उस डर को आप मत रखिए अंदर। कैंसर नाम से डर लगता है,
तो ये एक तरह की क्रोनिक डिजीज़ हो चुकी है, कॉमन है क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गया है। 1 से 9 व्यक्ति को भारतवर्ष में चांस है कि ज़िंदगी में कैंसर हो सकता है। तो ये रिस्क है हमारा जनरल पॉपुलेशन में, चाहे वो व्यक्ति है या वो महिला है। दूसरा, अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अपने आप किसी भी सिम्टम को निगलेक्ट मत कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डी स्ट्रेस, एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर वेट। एंड जैसे इन्होंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट, डी स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स। और बिल्कुल, अच्छी नींद और स्ट्रेस आजकल सब बड़ी से बड़ी बीमारियों की वजह बन रही है। कि नींद पूरी नहीं हो रही है। एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आपके ये कैंसर का जो इलाज है थोड़ा महंगा होता है, कुछ जांचें बाहर से भी करानी पड़ती हैं। आप मेडिकल इंश्योरेंस किसी भी तरीके से ज़रूर कराएं। अगर आप जॉब में हैं तो इंश्योर करें कि आपको मेडिकल बिल्स रीइंबर्स हो जाएंगे। अगर जॉब में नहीं है तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस कराइए। और आजकल आयुष्मान स्कीम आने वाली है, भारत सरकार ने जो शुरू की है, तो उससे बड़ा लाभ होगा। अपना ज़रूर कुछ बजट, फैमिली का बजट इलाज के लिए रखिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, हाल फिलहाल बहुत चर्चा रही है खान पान को लेकर कि आप खाने के ज़रिए या फिर अपने आहार में चेंजेस के ज़रिए भी कैंसर के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मजबूत, अपने आप को मजबूती दे सकते हैं। काफ़ी चर्चा रही है हाल फिलहाल। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, कितना असर खान पान में बदलाव का, या कहूँ सही पौष्टिक आहार का होता है ऐसी बीमारियों से बचाव? आप दूसरी एंकर हैं जो दिमाग पढ़ लेती है डॉक्टर का। पहले लॉटी एलरिक थी, वो पढ़ लेती थी हम लोगों का दिमाग। हम लोगों का एक बड़ा कॉमन पोस्टर है, हरी लाल पीली सब्जियों का सेवन देता है कैंसर रहित जीवन। तो देखिए, बॉडी की रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने के लिए डाइट में हमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स, आजकल आप फेसबुक पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, लंबी लिस्ट है और सब हिंदुस्तान में मिलते हैं। और अब तो बाहर से भी आने लग गए हैं वो लोग, वो फ्रूट्स अब अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं डॉक्टर जो ये कहते हैं कि नहीं, हमने आहार में चेंज किया और बहुत बड़ा बदलाव कैंसर के खिलाफ रहा है। दुनिया भर में है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में ऐसे मामले हैं। तो अगर मान लीजिए कैंसर आपको हुआ भी है या आप प्रिवेंशन भी चाहते हैं, तो भी आहार जो आप बता रहे हैं किस तरह का रखना है? आहार में मेनली हमें एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स जो हैं, हरी लाल पीली सब्जियां हैं। जो जौ थी, बार्ली हमारे खाने में से हट गई थी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण, जो कोलोरेक्टल कैंसर की बात मैडम ने कही थी, तो बार्ली की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा ये जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, ये टोबैको उनसे तो मुक्ति, ये भी तो एक तरह का भोजन हो गया ना टोबैको, उनसे मुक्ति दिलानी है। और खाने में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, शुगर ज़्यादा नहीं हो, फैट ज़्यादा नहीं हो। फैट से, ओबेसिटी से बचना है, वो सब खाने से रिलेट हो जाता है। तो फाइबर वाला फूड होना चाहिए, इस तरह का फूड हो, ये बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में ऐसी तमाम जड़ी बूटियाँ हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं। एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं, उसमें च्यवनप्राश एक है। एक साउथ से वो चीज़ आती है, पंकज कस्तूरी कहते हैं। एक हिमालय की ड्रग है, सेप्टेलिन है। ये सब रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जो कि कोई मेडिसिन नहीं है। ये एक अक्सर लोग च्यवनप्राश खाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रोग क्षमता बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। फिर एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो खाने को में हमें ध्यान देना है कि इन चीज़ों का उपयोग हो। टमाटर को ख़ास तौर से, उसमें लाइकोपेन होता है, उसको ख़ास तौर से ऑयल में तल के खाना चाहिए, जिससे कि उसका लाइकोपेन का बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाए। तो इससे बहुत सारा लिटरेचर देखिए, एक लैपटॉप के बटन को प्रेस करिएगा, आपको वेबसाइट पे डाइट के बारे में 50 चीज़ें मिल जाएंगी। उसकी तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि एंटी कैंसर फूड क्या है। और दूसरी चीज़ मैं जो हरदम मेंशन करता हूँ, एंटी कैंसर एग्रो फॉरेस्ट्री। पेड़ वही लगाओ जो फल देवे। लोग पेड़ लगाते हैं, आपके पास यदि प्रोटेक्टेड स्पेस है तो वहाँ पे आपके पास ऐसे फल लगाइए आप जो कि बड़े यूज़फुल होते हैं। बेर है, उसमें पेक्टिन है, बीटा कैरोटीन है। बेल है, जो विल्वम जिसे कहते हैं, बेल पत्थर कहते हैं, वो है। अमरूद है,
इस तरह के तमाम फल हैं, आम हैं, वो लगाइए। उनको जो कि हरी लाल पीली सब्जियों की कैटेगरी में ही आते हैं, उनको भी लगाइए हैं। इस तरह का आंवला है, बिल्कुल, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल, यानी आप भी डॉक्टर सुनेजा ये मानते हैं कि जितना अपनी जड़ों की तरफ, अपने खुद के खान पान की तरफ हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से बाहर के खाने का चलन और प्रोसेस्ड फूड का चलन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है हर घर में। आप भी मानते हैं कि खान पान का बहुत बड़ा और आपका दो चीज़ें, हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिएगा। वुमेन को बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के कारण उनका हीमोग्लोबिन 10 तक ही रहता है। 10 हीमोग्लोबिन को इंडिया में मैंने देखा है कोई अनीमिया नहीं मानता। अच्छा। जबकि वुमेन का 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए मिनिमम, कम से अपना हीमोग्लोबिन हर 3 महीने 6 महीने टेस्ट कराइए। और नहीं तो आयरन के गोली कैप्सूल लीजिए, नहीं तो खाने में अगर हरी सब्जी डॉक्टर साहब ने बताया तो आप ले रहे हैं एडिक्वेटली, क्योंकि तो आपका हीमोग्लोबिन की ज़रूर जांच कराएं। दूसरा, प्रोटीन इनटेक। हम अगर अंडा रोज़ एक अंडा खा लें, नथिंग लाइक दैट। अगर अंडा नहीं खाते तो पनीर और दूध का सेवन कम कर दिया लोगों ने, तो दूध लेना चाहिए जिससे कैल्शियम, विटामिन D3, 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नाउ डेफिशिएंट इन विटामिन D3, जिसमें इतनी धूप है। अब धूप में तो कोई बैठता नहीं, ना किसी के पास समय है, तो अपना विटामिन D3 जब भी कोई ब्लड टेस्ट करा रहे हैं करा लीजिए। अगर डेफिशिएंट है तो सप्लीमेंट लीजिए। बिल्कुल, तो ये जो बदलाव हैं ये करके आप जरूर, बिल्कुल जरूर डॉक्टर। मैं एक लड़के ने बहुत बढ़िया कवर किया था, वो यमुना दिखा रहा था और उसने दिखाया कि इस पॉल्यूटेड यमुना से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक ये सब्जियों की सिंचाई हो रही है। हमें ये रोकना पड़ेगा। ये सब हमारे शरीर में जा रहा है। मैं डीडी पे प्रोग्राम के लिए वेट कर रहा था, कृषि दर्शन चल रहा था, तो वो क्या कहते हैं बता रहे थे कि साहब सरसों की पत्तियां पीली हो तो ये डालो। तो निर्मल धनखड़ जी थी वहाँ पे प्रोड्यूसर, वो ऊपर से कंट्रोल रूम से चिल्लाई, डॉक्टर साहब इन्हें समझाओ ये क्या कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। और उन्होंने कहा अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम एग्रीकल्चरल कार्सिनोजेन के ऊपर आपके साथ करेंगे कि ये जो दवाइयाँ हैं जो आ रही हैं हमारे शरीर में, ये टॉक्सिन एम्प्लीफिकेशन होता है। बिल्कुल, उड़ जाती है भाप से, पानी उड़ जाता है और जो टॉक्सिन है वो कंसंट्रेट। यमुना का पानी आपने दिया, पानी उड़ गया, पर यमुना की जो टॉक्सिन्स हैं वो ड्रेन्स में और उसमें कंसंट्रेट होती गई। ब्रेस्ट मिल्क तक में प्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए। अरे अब तो समुद्र के नमक में प्लास्टिक के पार्टिकल्स। इसीलिए डॉक्टर शर्मा, आप यदि कहने तो आप फिर यही कहोगे कि जाएं तो जाएं कहाँ, चारों तरफ तो ये है। फिर भी हमको इस चीज़ के बारे में यदि हम जागरूक रहें और इस तरह की गतिविधियों पे, जैसे कि यमुना के पानी या पोल्यूटेड रिवर के पानी से सब्जियां हमें खिलाई जा रही हैं, उसके ऊपर हम रोक लगाएं। और ये प्लास्टिक के बारे में हम और शुद्धता के बारे में सोचें, बराबर एनालिसिस करें हर चीज़ का कि भाई हमें हमारे शरीर में इसके लिए एक बड़ा पैराफर्नेल। नहीं तो यदि हमने देखिए निगलेक्ट किया तो बस हम हल्ला ही करते जाएंगे, अरे साहब कैंसर क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, इतना कैंसर का हल्ला मचा हुआ है, जिसके हर फैमिली में एक कैंसर है, यही करते रह जाएंगे हम। ठीक है, मैं जाते जाते चाहूँगी डॉक्टर सुनेजा एक बार आप बताएं जांच किस उम्र से शुरू करनी है और कितने कितने अंतराल पर करानी है? हर कैंसर में अलग अलग है। अगर हम सर्विक्स कैंसर लेते हैं तो इंडिया में 30 साल से शुरू करनी चाहिए। आप सर्विक्स का कोई भी जांच कराएं, पैप स्मीयर या सिरका जांच या HPV टेस्ट सिम्टम के आपको करानी चाहिए। कितने दिन में करानी चाहिए इसको? फिर हम 3 से 5 साल बाद रिपीट करते हैं और 65 साल तक कराते रहे। और ब्रेस्ट कैंसर का डॉक्टर साहब ने भी बताया था, हर महिला को अवेयर होना चाहिए कि मेरी ब्रेस्ट कैंसर ऐसी है। हम शीशे में अपना फेस देखते हैं, हमें पता है आज फेस में यहाँ पिंपल आ गया, ऐसे ब्रेस्ट में भी आपको अपनी चेंजेस पता चल जाएं अगर आप मंथली अपना ब्रेस्ट के बारे में अवेयर हैं और कोई भी चेंज नोट करें। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन उनको 30 साल के बाद ब्रेस्ट का डॉक्टर से कराना चाहिए हर साल। और मैमोग्राफी 45 साल पे अगर कोई नहीं भी तकलीफ़ तब भी करानी चाहिए, जिससे कि कैंसर जल्दी पता चल जाए। और जल्दी पता चल जाएगा तो खाली हम वही ट्यूमर ही निकालते हैं, ब्रेस्ट को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका 100% इलाज है। बिल्कुल।
इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर मनोज शर्मा आपका, डॉक्टर अमिता सुनेजा, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ज़रूरी सलाह और सुझाव आप लोग की तरफ से दिए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों के वो काम आएंगे और जो सावधानियाँ, जो दिनचर्या में बदलाव यहाँ बताए गए हैं, उन्हें आज ही से अपनाना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, यही हमारी उम्मीद है। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।